एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर, मतलब इस बार इन्होंने पूछा है, जो भी पेपर इनका कैंसिल हुआ है उसका पीआरटी का है। तो मैंने पिछली वीडियोस में आपका करवा दिया था हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स करवा दिया था। आज आपका जीएस का पेपर है, तो जो कि क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के है। तो ये देखिए, ये पूरा ही पेपर मैंने आज सॉल्व किया है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को पूरा अच्छे से। तो देखिए, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम वो पेपर में से आपको टिक इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एक ऑप्शंस का अच्छा सा एक्सप्लेन देना था, क्योंकि हर एक ऑप्शंस के बारे में आपको जानना चाहिए। क्या पता कि ऑप्शन से आपके बन जाए अगली बार के क्वेश्चंस बीपीएससी में। ठीक है, तो यहाँ पे 47 से स्टार्ट था, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो धातु जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोक का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन में पेट्रोलियम भी था, तो पेट्रोलियम का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। अगली बार आपसे पूछ सकता है कि किसको काला सोना कहा जा सकता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ना, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 8th से लिया गया है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो पेट्रोलियम जो है को काला सोना कहा जाता है। इसको मोटर ईंधन में यूज़ किया जाता है, शुष्क धुलाई के लिए विलायक की जैसे इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पेट्रोलियम का। ठीक, अब कोल तार भी ऑप्शन में था, तो कोल तार का प्रयोग किया जाता है नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में। ठीक है, जो कि मॉथ और कीड़े मकोड़े को भगाने में यूज़ होता है ना, नेफ्थलीन की गोलियां, उसको बनाने में कोल तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रश्न 48 है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्ट होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ये देखिए ऐसे प्रिज्म होता है, अगर यहाँ से वाइट लाइट सफ़ेद किरणें जाती हैं तो ये 7 किरणों में 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, जिसको हम इंग्लिश में विबग्योर कहते हैं। ठीक है, वी से वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी किरण जो होती है वो रिफ्रैक्ट करती है, अपवर्तित कौन होती है? सबसे ज़्यादा आपकी ये वॉयलेट किरण अपवर्तित होती है, क्योंकि जो इसकी वेवलेंथ होती है ना वो छोटी होती है। वेवलेंथ छोटी होने के कारण सबसे ज़्यादा अपवर्तित होती है। अब ये देखिए वेवलेंथ क्या होता है, ये देखिए कोई एक वेव है, इस तरह से वेव्स चलती हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं वेव की लेंथ। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं वेव की लेंथ। ठीक है, ये सब डीपली एक्सप्लेन नहीं हो पाता अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन टिक कराती। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन के साथ चल रही हूँ ताकि ये फिर अगर क्वेश्चन रिपीट करे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ना इस बार रिपीट हुए हैं, तो अगर रिपीट करें तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप टिक कर लोगे वहाँ पे। अब देखिए जो वेवलेंथ है, ये देखिए ये यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ है और शॉर्ट वेवलेंथ है। अब शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो क्या होगा कि नंबर ऑफ वेव्स जो है एक मतलब 1 सेकेंड में ज़्यादा जाएगी, है कि नहीं? एक पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा गुजरेंगी, और अगर वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो नंबर ऑफ वेव्स कम गुजरेंगी। तो अब जब नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा गुजरेंगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई होगी। ठीक, फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होगी और वो वेव्स ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेंगी। ठीक है, वो वेव्स ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेंगी इसी वजह से। तो शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये रिफ्लेक्ट्स ज़्यादा करेगा, ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, और आई होप कि ये आपको समझ में
होगा। और यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिखे, जैसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है तो क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू पॉइंट्स पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ज़्यादा वेव्स निकलती हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्ट कौन ज़्यादा करता है सबसे ज़्यादा, उस हिसाब से देखा जाए तो ये आपकी जो वॉयलेट रेज़ हैं वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती हैं। अगर पूछा जाए सबसे कम कौन रिफ्रैक्ट करता है, तो रेड रेज़ जो होती हैं सबसे कम रिफ्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिख दिया है, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में, या फिर कोई कोई लोग ऐसे होते हैं दोनों के किसी में प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, तो जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस जो अवरोध होता है। एक मान लीजिए ये वायर है, तो वायर है ना, वायर में ये एरिया होगा, ये क्या होगा, ये एरिया होगा, ये इसका क्षेत्रफल होगा, और ये इसका क्या होगा, लेंथ होगा। तो अब ये देखिए, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, वो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी है। ठीक है, L/A। ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, हर कंडक्टर में अलग अलग होती है, हर हर इसमें अलग अलग होती है, हर तरह के तार में अलग अलग होती है। ठीक है, तांबे में अलग होगी और स्टील में अलग होगी, इस तरह के में अलग अलग होगी ये रेजिस्टिविटी। ठीक, अब ये क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ के। जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही ज़्यादा कण यहाँ पे मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे कण मिलेंगे इसको रोकने के लिए, मतलब किसको रोकने के लिए, कंडक्ट ना होने के लिए। ठीक है, और एरिया क्रॉस सेक्शनल अगर बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तब प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और एक चीज़ और पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, किस तरह का आप कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह का आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप करंट को फ्लो करवा रहे हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वाला जो प्रश्न है ये आपको हर तरह से क्लियर हो गया, क्योंकि इस बार पूछा था कि किस पे, इस बार जो ऑप्शन में मटेरियल नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ लेंथ दिया था, क्रॉस सेक्शन दिया था और डेंसिटी बोल दिया था। डेंसिटी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे लेंथ और एरिया और मटेरियल से मतलब है। ठीक है, अगले टाइम आपको मटेरियल भी दे देगा तो आपको उसको याद रखना है पड़ेगा, ताकि आप वहाँ पे अच्छे से करेक्ट कर लें। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, अब ये देखिए यहाँ पे ये माचिस है, पूछा क्या है, पूछा ये है कि जो इसकी सतह है ना, इसकी सतह पे कौन सा रसायन लगा रहता है। तो जो माचिस की ये जो डिब्बी की सतह है ना, इस पे लगा रहता है आपका फॉस्फोरस। क्या लगा रहता है, फॉस्फोरस। और हाँ, बस ये देखिए ऑप्शन में ये दिया गया था पोटेशियम क्लोरेट, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट, तो इसका करेक्ट आंसर था फॉस्फोरस। लेकिन इसके बारे में ये आप थोड़ा सा और भी जान लीजिए, इसमें क्या लगा रहता है, कांच का पाउडर भी लगा रहता है, लाल फॉस्फोरस भी लगा रहता है। ठीक है, ये हो गई माचिस के डिब्बी की बात। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि माचिस की ये जो तीली है, ये जो तीली है इस पे क्या लगा रहता है, ये इस तीली पे क्या लगा रहता है, तो इस तीली पे लगा रहता है एंटीमनी ट्राईसल्फाइड। क्या लगा रहता है, एंटीमनी ट्राईसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, इस पे क्या लगा रहा है, ये क्या लगा है, एंटीमनी ट्राईसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। तो आई होप कि मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है। तो कौन सा बेवरेज है, मतलब कौन सा पीने योग्य होता है, तो मेथनॉल होता है कि हेक्सेनॉल होता है कि एथेनॉल होता है। तो
एथेनॉल का प्रयोग होता है पीने में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। OH ग्रुप क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है और एथिल अल्कोहल इसका नाम है, ठीक है। इसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं और इसको एथेनॉल को गन्ना से गुड़ बनाने में जो किण्वन प्रक्रिया होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है एथेनॉल का, और ये शराब में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में, मतलब यहाँ पे ब्लैंक है कि दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, मतलब कौन सा ऐसा है जो ईंधन की दक्षता को बताता है। इफिशियंसी ऑफ फ्यूल पूछ रहा है। तो ईंधन की जो डेंसिटी होती है उसकी वजह से ईंधन इफिशिएंट होता है कि कैलोरीफिक वैल्यू से होता है, कैलोरी के मान से होता है या फिर वॉल्यूम से होता है। देखिए जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये ऑप्शन में दिए गए थे। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है ना, कैलोरी मान, उस पे जो है ईंधन की दक्षता निर्भर करती है, ठीक है। अब कैसे? देखिए अगर 1 किलो जो ईंधन को जलाने में जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं और जितनी ज़्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी, उतनी ही वो ज़्यादा वो ईंधन इफ़िशिएंट होगा क्योंकि वो ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है। तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये कैलोरी मान, इसका जो यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम, मतलब पर किलोग्राम जलने पे कितने किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है वह ईंधन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इफिशियंसी को डिफाइन करेगा? कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। 53 पे है कि खाने के डिब्बों पर जिंक मतलब जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी क्यों होती है? अब जस्ता की बजाय खाने के डिब्बे पे टिन की परत क्यों चढ़ी होती है? इसमें ऑप्शन में दिया गया था कि जस्ता जो है टिन की तुलना में महंगा होता है। तो महंगा सस्ता से कोई वो नहीं होता है, जो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी लोग उसको प्रेफर करेंगे, जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगी लोग उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी में क्या है कि टिन की तुलना में जस्ता का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है, मतलब गलनांक अधिक होता है। नहीं, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। देखिए जब भी आप खाना रखेंगे अगर वो खाने से रिएक्ट कर लेगा, खाने के केमिकल से रिएक्ट कर लेगा, तो बताइए कौन सा नया प्रोडक्ट बनाएगा, नया रसायन को मतलब नया प्रतिक्रिया करके कुछ और बना देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उससे आपकी जो है हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो लोग हेल्थ को लेकर के होते हैं तो सजग होते हैं और पता नहीं कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बन जाए। तो इसलिए अगर ये जस्ता जो है अधिक रिएक्टिव है तो हम लोग जस्ता को यूज़ नहीं करेंगे। किसको यूज़ करेंगे? टिन को यूज़ करेंगे, ठीक है। टिन को यूज़ करेंगे। तो खाने के डिब्बों पर जस्ता की बजाय इसीलिए टिन की परत चढ़ी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिखे हैं कॉपी में ताकि मैं आपको एक एक पॉइंट डीपली एक्सप्लेन कर सकूं। अगर मैं बस पेपर उठा करके बीपीएससी का उसी को ही टिक करवाती जाती तो उसमें एक्सप्लेन कैसे करती, यहाँ पे इसलिए मैंने वहाँ से पेपर को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा है पद्धति है जो सिंचाई में ट्रेडिशनल तरीके से नहीं यूज़ होता है, नॉट ट्रेडिशनल, ठीक है, जो पारंपरिक सिंचाई नहीं है। तो कौन सी पारंपरिक सिंचाई नहीं है? ड्रिप क्या है? पारंपरिक सिंचाई नहीं है। बाकी पारंपरिक सिंचाई का जो टाइप्स है कौन सा है? खंदक है, खंदक प्रणाली है जिसको इंग्लिश में मोट सिस्टम कहते हैं, और घिरनी भी कहते हैं जिसमें कुएं में घिरनी लगी होती है और एक आदमी ऐसे खींचता रहता है, ठीक है, पानी भरता है। चेन पंप भी होता है। देखिए ट्रेडिशनल कौन कौन से होते हैं पहले देख लेते हैं। मोट, घिरनी, चेन पंप और ढेकली, इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी ढेकली कहेंगे, इंग्लिश में भी। और इसको देखिए ये क्या होता है ना, ढेकली में एक कुआं होता है और कुएं के पास ये लकड़ी है
लकड़ी है, और ये भी एक ऐसे अटकाने के लिए इसको लकड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे उस पत्थर है, पत्थर यहाँ से बांध दिया गया है, इस लकड़ी से पत्थर बांध दिया गया, और यहाँ से रस्सी से ये बाल्टी है, और ये कुएं में जाता है पानी, इधर ही से निकालता है, इससे सिंचाई होती है। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है, पारंपरिक तरीका है। तो पारंपरिक तरीका कौन कौन सा हुआ? मोट, चेन पंप, ढेकली और राहत। राहत में क्या होता है? एनिमल्स का यूज़ होता है। एक कुआं होता है, कुआं के चारों तरफ बैल जो है ऐसे गोल गोल घूमता है और उससे पानी निकलता है, ठीक है। तो राहत, ढेकली, चेन पंप, मोट, ये आप रट लीजिए, क्योंकि क्या पता इस टाइम अभी ये खंडक, चेन और ड्रिप दिया गया है, नाम बदल के दे दिया जाए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 8 के एनसीईआरटी के चैप्टर से लिया गया है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब इसमें मॉडर्न इरिगेशन भी देख लेते हैं। जो मॉडर्न इरिगेशन होता है वो ड्रिप होता है, स्प्रिंकलर होता है। स्प्रिंकलर का क्या होता है? हिंदी छिड़काव तंत्र, ठीक है। ड्रिप प्रणाली और स्प्रिंकलर प्रणाली, छिड़काव तंत्र, ठीक है। तो इसमें कौन सा पारंपरिक नहीं है? कौन सा पारंपरिक नहीं है? ड्रिप और स्प्रिंकलर। देखिए यहाँ पे ड्रिप कहाँ है? ड्रिप ये है, स्प्रिंकलर तो दिया नहीं गया। अगली बार क्या पता है स्प्रिंकलर भी दे दिया जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको डीपली एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर इस टॉपिक से पूछेगा तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, आपके हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन किडनी सेल। तो कितने सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? देखिए टोटल क्रोमोसोम्स कितना होता है बॉडी में? 46 क्रोमोसोम टोटल होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, और 22 जो होते हैं आदमी और औरत दोनों में बराबर होते हैं। लेकिन जो 23rd होता है वो क्या होता है? वो अलग होता है, उसी की वजह से सेक्स डिटरमाइन होता है कि ये बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। ये पूछ रहा है कि मानव कान का श्रवण परास कितना होता है? मतलब हियरिंग रेंज कौन सा होता है? मानव कितने मतलब कितने रेंज तक सुन पाता है? तो सुन पाता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मानव का जो कान होता है वो सुन लेता है, इतनी फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज जो होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक। अब ये इस एक बात और देख लीजिए, जो कुत्ते होते हैं ना वो 4 गुना अधिक हम लोगों से सुन लेते हैं। जैसे 40 हर्ट्ज से 60,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकते हैं कुत्ते, ठीक है। देखिए कुत्तों का पूछा जाता है, मानव को पूछा जाता है, इसलिए मैंने दोनों इंपॉर्टेंट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो अब यहाँ पे वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने सबसे सेकंड नंबर पे क्वेश्चन करवाया था आपको। तो आपको सेकंड नंबर पे करवाया था, बोला था कि जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो जो जितनी स्पीड से जाएगा उसमें उतनी एनर्जी होगी। जब उसमें उतनी एनर्जी होगी तो वो उसमें मतलब उसमें उतनी ऊर्जा होगी। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है? जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। वेवलेंथ किसकी शॉर्ट होती है? नीले प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। और लाल प्रकाश में क्या होता है? सबसे कम ऊर्जा होता है। सबसे कम ऊर्जा क्यों होता है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही स्लो रहती है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल का लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है पेंसिल में। पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और भी दिया गया था, उसके बारे में देख लेते हैं। सल्फर का प्रयोग क्यों यूज़ करते हैं? सल्फर का प्रयोग कहाँ यूज़ होता है? कवकनाशी में। और जो रबड़ का वल्कनाइजेशन होता है, वल्कनीकरण होता है प्राकृतिक रबड़ का, उसमें हम सल्फर का प्रयोग करते हैं। कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। सिलिकॉन का कहाँ यूज़ करते हैं? जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं, कंप्यूटर में जो चिप लगी होती है ना उसमें, और जो सोलर सेल्स होती हैं उसमें यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सिलिकॉन का, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है
अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब इंग्लिश में देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने लिखा है। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन द मिरर, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज। तो यहाँ पे पहले बात क्या कही है और पूछ क्या रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान जाते हैं कि ये कह क्या रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हमने इसका बनाया है ये डायग्राम। तो हमने क्या किया है, ये मिरर बना दिया है, ठीक है, ये मिरर बना दिया है। और इस क्वेश्चन ने बोला है कि एक मिरर है, मतलब एक दर्पण है, इस पे जो है एक लाइट आ रही है, ठीक है, एक किरण आ रही है 30 डिग्री पे, इस दर्पण से 30 डिग्री पे बना रही है एंगल, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्या करेगी, ये जो इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, अभिलंब है, और अभिलंब है, ये नॉर्मल इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, हिंदी में अभिलंब बोलते हैं, इसका नॉर्मल है। और यहाँ से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से क्या करेगी, परावर्तित होगी। तो पूछ रहा है इस नॉर्मल और इस रिफ्लेक्ट के बीच का एंगल पूछ रहा है, ठीक। अब इसके एंगल कैसे निकलेगा, जब कोई चीज़ नॉर्मल होती है तो मैथ में उसका नाम होता है, मैथ में उसका नाम क्या होता है, 90, मतलब उसका डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये पूरा टोटल कितना हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। जब टोटल 90 डिग्री हुआ, अब ये 30 हुआ, ये भी तो 90 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल यहाँ से ऐसे लेकर यहाँ तक 90 डिग्री हुआ। अब 90 में से अगर ये वाला एंगल 30 वाला हटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 60 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब जो ये 60 है, यही 60 क्या होगा, इसके बराबर भी होगा, ठीक है, यही 60 डिग्री क्या होगा, इसके बराबर भी होगा, ठीक। तो ये ये पूछा क्या था, पूछा था नॉर्मल, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में क्या एंगल बनेगा, तो एंगल बनेगा 60 डिग्री का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। तो आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों से जिनका बीपीएससी का पेपर होगा, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मोमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं वो ऐसे पाइप, मुख से ऐसे पाइप से अंदर जाता है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पे खाना है, ठीक है, यहाँ से पाइप से आया खाना, तो क्या कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ऐसे ऐसे ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, यहाँ पे खुलेगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है, खुलेगा तभी तो खाना अंदर जाएगा। तो इसको, इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। क्रमाकुंचन हिंदी में बोलते हैं। अब चलिए, ये इसमें जो 2 ऑप्शन और दिया गया था उसके बारे में देख लेते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन होता है वो क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है जेनेटिक चेंज, मतलब एक जेनेटिक चेंज होता है जिसमें जो क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम टूट करके दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ जाता है, तो उस जेनेटिक क्रोमोसोम, मतलब उस जेनेटिक चेन को मतलब परिवर्तन को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलोकेशन तो है नहीं, जो क्या पूछा है, फूड पाइप का वाला फूड पाइप का जो संकुचन होता है और एक्सपेंशन होता है उसको पूछा है ना। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब ज़्यादा पानी, उनके में पानी एक्सेस हो जाता है तो वो अपने जो छिद्र होते हैं वहाँ से पानी को वाष्पित कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन उस प्रोसेस को बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे।
क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि जो मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐसा होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? ठीक है, रक्तचाप को कौन सा भाग कंट्रोल करता है? तो रक्तचाप को कंट्रोल करता है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा करता है? पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? श्वास की जो गति होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? सबसे घर्षण मतलब फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन कौन सा सबसे कम उत्पन्न करता है? देखिए, अब जब लोग आप लोग चलते हो ना, तो चप्पल कभी कभी क्या होता है, फिसल जाता है। तो फिसल जाते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शन नहीं लगा, तभी फिसल गया। अगर आप चलते हो किसकी मदद से? फ्रिक्शन की मदद से ही आप चल पाते हो। अगर फ्रिक्शन ना लगे, अपोजिट फोर्स ना लगे, अगर आप ऐसे चप्पल से चल रहे हो, ऐसे ऐसे चल रहे हो और इधर से अगर आप चप्पल पे अपोजिट फोर्स ना लगे तो अब क्या होगा, आप गिर जाओगे। ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि पूछ रहा है कि फ्रिक्शन सबसे कम किस में लगता है। तो आप ये बताइए, अगर जगह को आप जैसे जहाँ फिसलने वाली जगह होती है, अब वहाँ पे आप बहुत थोड़ा थोड़ा पैर करके चलते, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैर ना हमारा टच हो, थोड़ा सा ये टच हो, बस हम गिरे ना। ठीक है, तो क्या हो, जितना कम आप टच करेंगे, जितना एरिया कम कवर करेंगे, उतना ही कम जो है फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो सबसे कम एरिया किस में होता है? सबसे कम एरिया होता है रोलिंग में। और अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो बहुत कम उसमें फ्रिक्शन लगेगा। और कोई बॉडी ऐसे चिपक के ऐसे फिसल रही है, जैसे आप लोग स्लाइड वाले में होते हो, तो स्लाइड में क्या होता है, उसमें पूरी बॉडी चिपकी होती है ना, तो पूरा ही फ्रिक्शन लगता है ज़मीन से। और रोलिंग में क्या है कि थोड़ा कम बॉडी जो है ज़मीन से लगी होती है। अब देखिए, उसी में देख लीजिए, जब आप बैग लेके जाते हो, ट्रॉली बैग, तो आप उसमें पहिए लगे होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, कम ताकत लगती है। अभी उसको घसीटना हो तो देखिए ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा है, कम ताकत लगाना पड़ेगा मतलब फ्रिक्शन कम है। तो सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है? रोलिंग में होता है। और स्टैटिक घर्षण क्या होता है? मतलब स्टैटिक घर्षण वो होता है जिसकी हेल्प से कोई एक इंसान एक जगह पे खड़ा रह पाता है। अगर एक इंसान एक जगह पे खड़ा है तो मतलब चारों तरफ से ऐसे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको खड़ा होने के लिए उस तरह का फ्रिक्शन लग रहा है, खड़े होने के लिए स्टैटिक। मतलब ए फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, वह बल जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मतलब किसी को एक जगह स्थिर रहने में मदद करता है, तो उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, और सबसे ज़्यादा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ लगा सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन, ये भी देख लीजिए, क्या पता अगली बार दूसरा पलट के क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, उसके बाद लगता है स्लाइडिंग वाले में, उसके बाद लगता है रोलिंग में। ठीक है, सबसे कम फोर्स कहाँ लगेगा? रोलिंग में, फिर स्लाइडिंग में, तब स्टैटिक में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, जहाँ पे मैंने मैथ्स को अच्छे से सॉल्व कराया है, बीपीएससी का और यूपीपी का भी मैथ सॉल्व करा दिया है, जिसका यूपीपी का भी पेपर हो वो भी देख सकता है। और हिंदी का पेपर ये बीपीएससी का सॉल्व कराया है, तो जा कर के देख लीजिए। ये हिंदी का और ये आपका आज का साइंस का पेपर है, तो पूरा अच्छे से मैंने क्लियर करा दिया है। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले नमस्कार।